हरिओम उमानंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए, इन गतिविधियों पर अध्यापक किस प्रकार कार्य करे कि उनके अंदर सृजनशीलता का विकास हो, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सृजनशीलता का तात्पर्य है निर्माण करना, नया निर्माण करना या निर्माण में सुधार करना या निर्माण में अनुकूल परिवर्तन करना, या फिर ये कहें कि ऐसी चीज़ों का खोज करना जो नया हो और मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक किस प्रकार से शैक्षणिक गतिविधियों को अपनाए या अपने व्यवहार को अपनाए कि ताकि ऐसी गुण क्षमता व्यवहार छात्र छात्राओं के अंदर विकसित हो। यानी इसे विकसित करने के संदर्भ में अध्यापक कैसे भूमिका अदा करे, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सृजनशीलता के विकास हेतु अध्यापक क्या करे? अपने शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत कोई भी विषय हो, कोई भी उसकी प्रशिक्षण या व्यवहारिक गतिविधियाँ हों, तो उनमें इन सब गतिविधियों को अगर ध्यान में रखते हुए अध्यापक अधिगम करने का या अपने माध्यम से, अपने शिक्षण के माध्यम से सूचना ज्ञान का संप्रेषण करने का कार्य करे, तो उनके अंदर सृजनशीलता का विकास होता है। पहला है इसमें सृजनशीलता के विकास के लिए अध्यापक को क्या भूमिका होनी चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला उसमें मौलिकता का ज्ञान एवं पहचान। मौलिकता का मतलब ये होता है कि मूल रूप से किसी व्यवहार का कुछ न कुछ मूल तत्व होते हैं, सार तत्व होते हैं, सत्य तत्व होते हैं। किसी ज्ञान का, किसी व्यवहार का, किसी क्रिया का, किसी प्रक्रिया का कुछ निश्चित ठोस आधार होते हैं, कुछ निश्चित ठोस सिद्धांत होते हैं, कुछ निश्चित ठोस क्रिया एवं गतिविधि होती है। उन गतिविधियों का ज्ञान अध्यापक को कराना चाहिए और उन गतिविधियों को परखने और उसको पहचानने संबंधी भी अध्यापक को जानकारी देना चाहिए, ताकि बालक परिस्थिति अनुसार होने वाले परिवर्तन या किसी प्रक्रिया में होने वाले अव्यवहारिक गतिविधियों को बालक क्या करे, पहचान सके, ताकि बालक उन सूक्ष्म रहस्यों को और सूक्ष्म गतिविधियों को पहचान सके, वास्तविकता को पहचान सके। याद रखिए, जिस तरह से हमारा शरीर बिना हड्डी के संभव नहीं है, उसी तरह से जितने भी सृजनशीलता का निर्माण हुआ है, जितनी भी नई चीज़ खोज हुई है, वह किसी न किसी सिद्धांत पर ही कार्यरत है। चाहे वह ऊर्जा का सिद्धांत हो, चाहे वह रसायन का कोई सिद्धांत हो, चाहे भौतिकी का सिद्धांत हो, चाहे कोई समाज का सिद्धांत हो। तो सिद्धांत के आधार पर ही कोई नवीनता की खोज संभव होती है। यही कारण है कि अध्यापक अगर किसी तथ्य का, किसी सिद्धांत का, किसी व्यवहार की मौलिकता को अगर वो जोड़ देता है, बालकों को सिखाता है, तो उम्मीद है कि जो अच्छे या तीव्र मानसिकता या प्रतिभाशाली वाले बालक हैं, उसी सिद्धांत के जानने और पहचानने के आधार पर कोई नई चीज़ें खोज सकते हैं। तो ये मौलिकता का ज्ञान और उसका पहचान जितना ही अध्यापक अधिक सिखाएगा, उतना ही सृजनशील बालकों के लिए नई चीज़ों का खोज निर्माण सरल हो जाता है। दूसरा है समस्या का स्तर एवं चिंतन। चिंतन किसे कहते हैं? समस्या के समाधान के लिए जो विचार उठते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। चिंतन समस्या के समाधान में होता है। और रह गई बात कि अब समस्याएं अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं, आवश्यकताएं भी अनेक हैं, परंतु अध्यापक को चाहिए कि समस्याओं का वो स्तर समझे। व्यक्तिगत स्तर पर क्या समस्या है, सामाजिक स्तर पर क्या समस्या है, किसी ज्ञान के विषय के अंतर्गत क्या समस्या है, किसी व्यवहार में समस्या का क्या स्वरूप है। यानी समस्या का स्वरूप, उसका स्तर, उसका प्रभाव, ये सब अध्यापक को बताना चाहिए। शिक्षण के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से समस्याओं का स्तर, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जो होता है, अगर वो अध्यापक समझाने में सफल होता है, साथ में ही जिन समस्याओं का समाधान निकल चुका है उनके चिंतन के स्वरूप को अगर वो समझाता है अध्यापक कि इस चिंतन के माध्यम से ऐसी समस्याओं का समाधान इस तरह से हुआ है, तो इस समस्या का स्तर और उसका चिंतन दोनों पर उनका अपना दृष्टिकोण बालकों के अंदर या बालकों में स्वयं का दृष्टिकोण उस समस्या के प्रति बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही कोई नई चीज़ों का खोज होता है, वास्तव में वो किसी न किसी समस्या में चिंतन के ही परिणाम स्वरूप होता है। तो जब समस्या का समाधान समस्या के स्तर से जब बालकों के अंदर सीखना
या सिखाना अध्यापक प्रारंभ करता है तो सृजनशीलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। अर्थात नई चीज़ों का खोज, नई चीज़ों का निर्माण, नए ढंग से समस्या का समाधान, नई प्रक्रिया के अनुसार से सरलता से समस्या का समाधान इत्यादि अनेक गतिविधियों का विकास सृजनशीलता के रूप में छात्रों के अंदर होने लगता है। आगे चलते हैं। तीसरा है तथ्यों का ज्ञान, खोज या मूल्यांकन। जैसे कोई समस्या है, नई समस्या है, जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, तो वह क्या हुआ, वो नई समस्या हो गई। नई समस्या के अंदर क्या क्या तथ्य है, क्या उसकी जानकारी का स्वरूप है, उसका ज्ञान कैसे हो। दूसरी बात, उसमें हमें क्या खोजना है, क्या बाकी है, कहाँ तक हम सफल हैं, कहाँ तक असफल हैं। यानी नए तथ्यों का वो कोई ज्ञान हो सकता है, कोई क्रिया हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, कोई समस्या हो सकता है। तो जो भी है समाज में, उन तथ्यों का सही ज्ञान, उनके प्रति जो अधूरा खोज है उसे पूरा करना, और उसका किस प्रकार उसके अकॉर्डिंग मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रख कर के मूल्यांकन किया जाना। जैसे बुखार की अनेक दवाई है, आपको सामान्य थकावट के कारण से बुखार है, या इन्फेक्शन के कारण से बुखार है, या किसी रोग के कारण से बुखार है, या फिर मलेरिया के कारण से बुखार है, या किसी भी कारण से बुखार है। तो उन तथ्यों का ज्ञान, उसका खोज, उसका सही मूल्यांकन करने के लिए जो बारीकियां हैं और खोजने की जो बारीकियां हैं, समझने की जो बारीकियां हैं, और उस तथ्य के अकॉर्डिंग खोजने और उसका मूल्यांकन करने की जो बारीकियां हैं, उसे अध्यापक को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। जब उन बारीकियों को खोजने के संदर्भ में बारीकियों को, और उसके प्रत्येक पहलू पर मूल्यांकन की जब बारीकियों को अध्यापक सिखाना शुरू करता है, बताना शुरू करता है, समझाना शुरू करता है, तो जो सृजनशील बालक हैं उनके अंदर नई चीज़ों की खोज या नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो सारी परिस्थितियों को वर्तमान में पूरी तरह से समझने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए वो अपने शोध कार्य के आधार पर नवीन परिवर्तन या नवीन प्रक्रिया को जन्म देते हैं, जिससे वह नई खोज को बढ़ावा मिलता है। आगे है तार्किक प्रश्न एवं संबंध। जैसे तार्किक प्रश्न, जैसे आप लोग रीजनिंग में पढ़ते होंगे, संबंध पर आधारित प्रश्न। फोटो के देखने पर हमारे पिता के दादा के भाई लग रहे हैं, तो इस तरह से जो संबंधात्मक प्रश्न होते हैं। और जो तार्किक प्रश्न, तर्क का मतलब ही होता है क्रमबद्ध सिस्टमेटिक कड़ी को जोड़ करके देखना, उसको क्या बोलते हैं, तार्किकता। तर्क की क्षमता, यानी उस बालकों के अंदर प्रश्नों के आधार पर, समस्याओं के आधार पर लिखित प्रश्नों की, जैसे आप लोग अखबार में देखते होंगे, एक चार्ट होता है। चार्ट में होता है कि यहाँ से आप कितना जल्दी वहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। तो जो तार्किकता होती है, यानी सिस्टमेटिक ढंग से किसी समस्या का समाधान या संबंधों को जोड़ना, या फिर जो रेखा चित्र होता है उसे मिलान करना, यानी तार्किकता के आधारित प्रश्न और समस्याओं के समाधान की प्रवृत्ति विकसित करना चाहिए। साथ में संबंध, जैसे होता है विश्लेषण, तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन विश्लेषण करने के बाद एक संश्लेषण, जिसका निष्कर्ष किया जाता है, एक प्रकार से संश्लेषित किया जाता है, उसके सार तत्वों को बताने का प्रयास किया जाता है। तो संबंधों में किसी चीज़ का स्पष्ट और व्यापक जानकारी ये भी रखना, उसको देना आवश्यक होता है। साथ में उसका मूल तत्व, उसका मेन चीज़ उसमें क्या था, उसके सार तत्व क्या थे, उन सब संबंधों के आधार पर जोड़ करके अध्यापक को समझाने बताने का प्रयास करना चाहिए। साथ में तार्किक प्रश्न, जिसे आप लोग बुझनी बुझाते हो, उस आधारित प्रश्न को जो है बच्चों को पूछना चाहिए। जैसे अगर हम बुझनी की बात करें, तो जैसे कहा जाता है कि आदमी के पास भी जंगल है, उस जंगल में क्या चढ़ता है। तो जो समझदार है तुरंत पकड़ लेंगे, आदमी का जो सर है वो जंगल का काम करता है, उसमें ढील चढ़ते हैं, जुए चढ़ते हैं, तो जो भी हो। तो इस तरह से तार्किक प्रश्नों के आधार पर उसे जो है हम सही दिशा में सोचने और अपनी प्रक्रिया को सिस्टमेटिक सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ाने संबंधी बातों को खोजने की प्रवृत्तियों का विकास करते हैं, जिससे उसके अंदर सृजनशीलता बढ़ जाती है। अगला है जांच एवं मूल्यांकन। प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक गतिविधि का प्रत्येक स्तर पर उसका जांच होना चाहिए, यानी परीक्षण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए, ताकि वह हर चीज़ के मूल्यांकन को समझते हुए उससे आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सके।
यानी जांच और उसका मूल्यांकन, उसके वैल्यू को आंक सके। जैसे माता पिता सब लोग घर परिवार में हैं, कौन किसकी वैल्यू किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, ध्यान रखना होगा। कौन व्यक्ति किस कार्य में विशेष है, विशिष्टता हासिल किया है, वह मूल्यांकन और जांच के आधार पर उसे तैयार रखना होगा। तो जांच और मूल्यांकन प्रत्येक ज्ञान के क्षेत्र में, प्रत्येक व्यवहार के क्षेत्र में, विषय के क्षेत्र में, समस्या के क्षेत्र में उसे विकसित करना चाहिए अध्यापक को, ताकि बालक जो है अपनी जो है सही दिशा में अपनी जिज्ञासा का या अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह सही ढंग से प्रयासरत हो सके। ये सब प्रक्रियाएं अगर अध्यापक के द्वारा बालकों के अंदर सही ढंग से अगर विकसित कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से वह कुछ न कुछ नवीन परिस्थितियों में, क्योंकि समय बदल रही है तो समय बदल रही तो इसका मतलब परिस्थिति बदल रही है, तो समस्या के बदले हुए प्रारूपों में वह समाधान खोज करके अपनी सृजनशीलता का परिचय दे देगा। आगे है मानसिक तैयारी एवं तत्परता। आप जान लीजिए इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो जो भी आप जानते ही कि जब कोई चीज़ असंभव नहीं है तो सभी समस्या का समाधान है। तो उसे प्रत्येक परिस्थिति में उसको मानसिक रूप से प्रेरित करना, उत्साहित करना, मानसिक रूप से तैयार करना कि नो रिस्क नो गेम। जहाँ कोई रिस्क नहीं वहाँ कोई खेल नहीं, और जहाँ कोई रिस्क है नहीं वहाँ कोई कार्य भी नहीं। अगर आप ये को विश्वास हो जाए कि हम पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। अर्थात जहाँ तक आप सही सकारात्मक गतिविधियों को स्वीकार करते हैं तभी वह सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उसको प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक क्रिया में मानसिक रूप से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा या प्रेरणा देना चाहिए। साथ में उसे उस कार्य के लिए तत्परता को बढ़ावा देना चाहिए। वास्तव में इस संसार में वही व्यक्ति रोज जिंदा है जो रोज कर्म करता है। जिस दिन आदमी का कर्म करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी उस दिन वो जिंदा ही मुर्दा हो जाता है। अर्थात आप उसे मानसिक रूप से प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक क्रियाकलाप, वह सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे वह विज्ञान से संबंधित या किसी भी संबंधित हो, उसे मानसिक रूप से आप तैयार करते रहें, उसे विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते रहें, साथ में उसे क्रिया के लिए तत्पर करते रहें, ताकि वह जो है अपने व्यवहार और कर्म के आधार पर कुछ नवीनता को खोज सके या नवीनता के लिए उसके अंदर एक विशेष प्रयास और जिज्ञासा हो सके, जिससे वह खोजने को बढ़ावा दे सके या नई चीज़ों के निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो इस प्रकार एक अध्यापक जो है इन विभिन्न गतिविधियों के आधार पर बालक के अंदर सृजनशीलता का विकास कर सकता है, सृजनशीलता का विकास कर सकता है। आप याद रखिए जितना मैंने समझाया है आप समझ करके, सुन करके अगर आप सेंटेंस नोट्स बना लें तो आपके लिए पर्याप्त मैटर हो जाएगा। लेकिन जो कुछ करता ही नहीं वो कुछ पाता भी नहीं, अगर पा भी गया तो उसे लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि जब तक आप किसी महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप महत्वपूर्ण हो भी नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया आप समझ गए होंगे। समझदारी का प्रयोग करते हुए अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है तो नोट्स बना सकते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।